नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 मार्च 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के सभी प्रश्नों के बारे में। इसके पहले मैं आपको 5 तारीख के दोनों शिफ्ट के और 6 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्व करा चुका हूं, तो आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा MP-TET वर्ग 3 एग्जाम के नाम से। तो उसमें पिछले साल के और भी पेपर आपके डले हुए हैं जो आपके लाइव एनालिसिस किए जा रहे थे, तो उनको चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के जो आपका वर्ग 3 2024 का एग्जाम होने वाला है, इन प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्न आपको देखने मिल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला आसान सा प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया था, इन संख्याओं का हमें योग बताना था, इनका योग क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप संख्या देखेंगे तो इनके नीचे सबके नीचे क्या है, 667 है। तो अगर इसे आप जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे 667 आएगा। अगर आप ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर 1020 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। सी और डी ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको अलग अलग संख्याएं दिखाई देगी। यहाँ पर 895 है, यहाँ पर 976, तो ये दो ऑप्शन भी आपके नहीं हो सकते। डायरेक्ट बी वाला आंसर आप टेक कर सकते हैं। पेपर को मैं थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग दोबारा से उसे रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे औसत से पूछा गया था। प्रश्न है 6 पदों का औसत 24 है और पहला पद शेष पदों के योग का 1/5 है, तो पहला नंबर हमें बताना था। तो यहाँ पर पहला पद शेष पदों के योग का 1/5 है। इसका मतलब अगर हम पहला पद क्या मान लें, x मान लें, तो हमें शेष पदों का योग क्या मानना पड़ेगा, ये 5x मानना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो इसका 1/5 क्या होगा, आपका x आएगा। तो यहाँ पर पहला पद हमने x मान लिया और शेष पद कितने हो गए, 5x। तो टोटल 6 पद यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके, x प्लस 5x के। इनका औसत बोला गया, यानी कि 6 पद हैं, तो 6 से हम भाग करेंगे। औसत कितना है आपका, 24 है। तो यहाँ पर आपका 6x बराबर कितना हो जाएगा, 24 इंटू 6 के। 6 यहाँ पर जाके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 से 6 क्या होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। x कितना मिलेगा, 24, और यही इसका आंसर है। आप बी वाला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर 24 आपको दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आयु से पूछा गया है। ए बी सी की औसत आयु यहाँ पर कितनी दी गई है, हमें 25 साल थी, और बी और सी की आयु 25 थी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ए बी सी की औसत आयु का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, आपकी 25 औसत आयु है, तो 25 गुणित 3, यानी कि इनकी टोटल आयु हो जाएगी आपकी 75। अब यहाँ पर बी और सी की आयु कितनी दी गई है, 25 वर्ष दी गई है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ 25 है, और डी में आपका 26 है। तो यहाँ पर अगर इनकी आयु आप 25 लेते हैं तो आप देख पाएंगे ए की आयु कितनी मिल जाएगी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए की आयु मिलेगी 50, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, इनकी ये कौन सी आयु है, इनकी ये औसत आयु है। औसत आयु अगर यहाँ पर 25 होगी तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर 50। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कटेगा, यहाँ पर बचेगा ए। ये बराबर किसके हो जाएगा, 75 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 साल। ऑप्शन आप सी वाला देख सकते हैं, यही इसका आंसर है। तो इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लें। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया औसत से है। लगातार 7 संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, या फिर क्या तरीका आप इनमें लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लगातार संख्याओं की, जिनको हम कॉन्जुगेटिव नंबर बोलते हैं, लगातार संख्याओं का जब भी हमसे औसत पूछा जाए, जैसे अगर पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार की लगातार संख्याएं दी जाएं और इनका अगर औसत पूछा जाए तो हमेशा बीच वाली संख्या क्या होती है, आपकी औसत होती है। 2 संख्या हम यहाँ छोड़ देंगे, 2 यहाँ छोड़ देंगे, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगर हम संख्याओं को इसी प्रकार से मान लें कि संख्या आपकी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 7 संख्या हमने यहाँ पर मान ली कि इनका औसत n है। तो हमने 7 संख्याओं को मान लिया कि इनका औसत कितना है, n की वैल्यू अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 है। क्लियर है। अगर हम 2 संख्या और जोड़ें, 8 और 9, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 संख्या यहाँ छोड़ना पड़ेगी, 4 संख्या यहाँ पर, तो अगला औसत क्या होगा आपका, 5 हो जाएगा। यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, सिर्फ 1 की। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप औसत को n मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब n मानकर आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको 7 संख्याओं का औसत n दिया गया है। n का मतलब होता है कि 3 संख्या आपकी कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, और 3 संख्या आपकी यहाँ पर हैं। क्योंकि टोटल आपकी 7 संख्याएं हैं तो हमेशा बीच वाली संख्या आपकी एवरेज होगी। अब आगे कौन सी संख्या होंगी, लगातार संख्या है, यहाँ पर n है, तो अगली संख्या क्या होगी आपकी n+1, और यहाँ पर आपकी n+2, यहाँ पर आपकी n+3
3। इसके पहले की संख्याएं क्या होंगी आपकी n-1, n-2 और n-3। अगली दो संख्याएं जोड़ना है। अगली दो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी n+4 और n+5। अब यहाँ पर इन 9 संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा? 4 संख्याएं हमें यहाँ पर छोड़ना पड़ेगी और 4 संख्याएं यहाँ पर, तो अगला औसत क्या हो जाएगा n+1। अब यहाँ पर आप देखेंगे औसत में कितने की वृद्धि हो रही है। जो औसत पहले n था अब वो कितना हो गया है n+1, यानी कि यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है 1 की। और बी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं 1 की वृद्धि होगी और यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगातार संख्याओं की थोड़ी सी डीप नॉलेज है तो बिना सॉल्व किए आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं कि 7 संख्याओं का औसत n है, 2 संख्याएं और बढ़ाई जा रही हैं तो 2 संख्याओं बढ़ाने से औसत 1 आपका शिफ्ट हो जाता है, यानी कि सिर्फ 1 की यहाँ पर वृद्धि होगी। जैसा कि यहाँ पर सॉल्व करने के तरीके से आप समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है 5 पदों का औसत कितना है, यहाँ पर 50 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये 5 पद आपके 5 × 50, यानी कि टोटल हो गए यहाँ पर आपके 250 के। 4 पद यहाँ पर आपको दिए गए हैं तो अंतिम कार्यकाल क्या होगा, यानी कि लास्ट टर्म इसमें हमें बतानी है। तो इन सबको हम जोड़ के क्या करेंगे 250 में से माइनस कर देंगे। तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, 9, 2, 5, इन सबको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका टोटल हो जाएगा ये 290। तो यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको -40। क्लियर है? आप चाहें तो इनको जोड़कर देख सकते हैं, ये टोटल आपका 290 होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, यहाँ पर भी औसत से प्रश्न आपका पूछा गया है। 10 संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। अब 10 संख्याओं का औसत 23 होने का मतलब क्या है कि सभी के पास कितना है 10 संख्याओं के पास 23 है। अगर सबके पास 4 और पहुंच जाएगा तो सबके पास अब कितना हो जाएगा 27 और सभी के पास जितना जितना होता है वही हमारा क्या होता है नया औसत होता है। तो नया औसत क्या हो जाएगा 27 होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या में जितने की वृद्धि की जाती है औसत भी आपका उतना ही यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे बोल दिया जाता कि 10 संख्याओं का औसत 23 है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो हम आंसर क्या बोल देते 21 होगा। अब यहाँ पर आपसे बोल सकता है कि प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो औसत भी हम क्या करेंगे 2 का गुणा करके यहाँ पर बोल देंगे 46 होगा, क्योंकि अब अगली संख्याएं आपकी सभी क्या हो जाएंगी 46 हो जाएंगी। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी आपको संख्याओं का औसत बताया जाए और आपसे कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में से कुछ आपको यहाँ पर माइनस करना है, प्लस करना है, इंटू करना है या फिर डिवाइड करना है, तो औसत पर भी वही असर होता है जो संख्याओं पर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, कौन सी संख्या 56 से विभाज्य है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमसे 56 से पूछा गया है तो 56 के पहले हम फैक्टर कर देंगे तो ये 8 से और 7 से आपका कट जाता है, यानी कि जो संख्या 8 से और 7 से आपकी डिवाइड है वही संख्या आपकी 56 से होगी। तो यहाँ पर आपको 8 और 7 का अगर नियम पता है तो आसानी से आप चेक कर पाएंगे। पहले अगर हम 8 से चेक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पर 285 8 से डिवाइड आपका नहीं होता। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें 288 की तो 288 को अगर आप 8 से काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 8 से 3 बार कटेगा 24 और यहाँ पर बचेगा 4, 6 बार 36 बार कट जाएगा, यानी कि ये संख्या क्या है आपकी 8 से डिवाइड है। यहाँ पर लास्ट वाली संख्या भी 8 से आपकी डिवाइड नहीं हो रही है। तो अगर इनमें से 2 संख्याएं 8 से डिवाइड होती तो उसके बाद हम 7 से चेक करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या 8 से आपकी डिवाइड हो रही है तो सी वाला हम आंसर कर देंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 19 से विभाज्य है। तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। किसी भी संख्या के आखिरी अंक को हम 2 से गुणा करते हैं और बाकी बची संख्या में जोड़ देते। जैसे यहाँ पर पहली संख्या अगर हम चेक करें, यहाँ पर क्या है आपका 1032 है, तो इस वाली संख्या को 2 गुना करके बाकी बची संख्या में हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 107। अब इसे और आगे क्या करेंगे, इसको भी हम 2 गुना करके बाकी बची संख्या में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24। ये आपका 19 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि संख्या भी आपकी डिवाइड नहीं होगी। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अगर हम लास्ट वाली संख्या को चेक करें, लास्ट वाली संख्या क्या है आपकी 2109, तो इसका आपको 2 गुना करना है और बाकी बची संख्या में कितना जोड़ देंगे, 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आएगा आपका 822। अब यहाँ पर भी आगे क्या करें, आप इसको 2 गुना करें और बाकी बची संख्या में जोड़ दें तो यहाँ पर मिलेगा आपको 38। 38 आपकी 19 से डिवाइड होती है, यानी कि लास्ट वाली संख्या भी आपकी 19 से डिवाइड होगी। बाकी संख्याओं को इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग ध्यान रखेंगे, लास्ट वाली संख्या को हमें क्या करना है 2 गुना और बाकी बची संख्या में जोड़ देना है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल से दिया गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर आपको 9 की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या आपकी 9 से डिवाइड होती है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। पहले हम क्या करेंगे, इनको आसान बनाने के लिए इसमें से आप 9 को हटा दें। जैसे 6 और 3 9 यहाँ से हट गया। अब यहाँ पर ये 2 है आपका और ये 1 है, इन सबको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 होगा, यानी कि इसके अंकों का योग 8 है, तो ये डिवाइड आपकी नहीं होगी। अगली चेक करें, यहाँ पर भी हम 6 और 3 9 को हटा देंगे। यहाँ पर 7 और 5 12 है, तो यहाँ से 7 हट जाएगा, यहाँ से आप 2 अलग कर दें तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा। अब ये 1 है, ये 2 है, तो 3 2 5 और 1 6 बचेगा, यानी कि संख्या भी आपकी डिवाइड नहीं होगी। यहाँ आप देखें 5 हटा दें, 4 हटा दें, 9 हट गया आपका। यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 6 2 8 और 1 9, इसका सम यहाँ पर 9 मिलेगा, यानी कि संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 14 से विभाज्य है। 14 से विभाज्य होने का मतलब होता है जो संख्या आपकी 2 से और 7 से डिवाइड है वो आपकी 14 से डिवाइड होगी। लेकिन इसके लिए आपके पास 2 और 7 का विभाज्यता नियम पता होना चाहिए। 2 का तो आप सभी को पता होगा, तो 2 से पहले अगर आप चेक करें तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आप देख पाएंगे, ये ऑप्शन यहाँ से आपका डायरेक्ट हट जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 7 की, तो 7 को हम कैसे चेक करते हैं, लास्ट वाली संख्या को क्या करते हैं, 2 गुना और बाकी बची संख्या में से हम माइनस कर देते। जैसे अगर हम यहाँ पर चेक करें किसी भी संख्या को, पहली संख्या हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर संख्या आपको दी गई है 45,872। इस लास्ट वाली संख्या को हमें 2 गुना करके बाकी बची संख्या में से माइनस कर देना, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 3854। अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, इसको 2 गुना करना है और बाकी बची संख्या में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 254 बचेगा। आगे और इसी प्रकार से कंटिन्यू करते चलें, इसको डबल करके बाकी बची संख्या से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 40 बनाएगा। इसको और आगे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है कि 41 आपका 7 से डिवाइड नहीं होता है। ऐसे आप बाकी भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर हम लास्ट वाले को चेक करें तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिया गया है 61250, तो इसको आपको 2 गुना करके बाकी बची संख्या से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा, तो ये कितना बचेगा 5216। इसके बाद आगे हमें क्या करना है, इसको 5 को 2 गुना करना है तो कितना हो जाएगा, ये 10 होगा। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 206 यहाँ पर बचेगा। अब इसको आप 2 गुना करें और इसमें से माइनस कर दें तो कितना बचेगा, ये 56। यहाँ पर आप जानते हैं जो 56 है आपका, ये आपका 7 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि डी वाली संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। 19 का और 7 का जो रूल होता है आपका, ये एक दूसरे के अपोजिट है। 7 में आपको क्या करना है, 2 का गुणा करके बाकी से माइनस करना, लेकिन 19 में आपको क्या करना है, 2 से गुणा करके बाकी बची संख्या में प्लस करना है। तो ऐसे भी इन नियम को आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 5 से और 3 से विभाज्य है। तो 5 और 3 का नियम तो आप सभी को पता होगा, तो इसे आप चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें 5 से, तो 5 से तो लगभग सभी संख्याएं डिवाइड हैं, क्योंकि सबके लास्ट में क्या है आपका 5 दिया गया है। तो आप 3 से चेक कर सकते हैं। जिन भी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा वो संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। पहला वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। 7 और 5 12, 12 3 से कटता है, 6 भी आपका 3 से कटता है, तो इनको आप हटा दें। 8 और 7 15, 15 भी आपका 3 से कट जाएगा, यानी कि यही इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर रोमन संख्याओं के बारे में आपसे जानकारी पूछी गई है। अगर आपको रोमन संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है तो ऐसे प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके रोमन संख्याओं में दिए गए हैं। तो इनमें से हमें बताना है कौन सी इनमें से रोमन संख्या गलत लिखी गई है। जैसे अगर हम बात करें रोमन संख्याओं की, तो 1 को हम क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। 2 को हम क्या लिखते, इस प्रकार से लिखते। 3 की अगर हम बात करें तो आप कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं। 4 को हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। 5 को कैसे लिखते हैं, भी लिखते हैं। 6 को क्या करते हैं, हम B1 लिखते हैं, इस प्रकार से। 7 कैसे लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता। और 8 कैसे लिखते हैं, हम ऐसे। इसके बाद जो अगली संख्या आती है वो क्या होती है, 9 होती है। और 9 कैसे लिखी जाती है आपकी, कुछ इस प्रकार से। 10 को हम कैसे लिखते हैं, आपका x लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया है, Vx लिख दिया। लेकिन V3 के बाद क्या होता है आपका, ये आपका Ix टाइप का यहाँ पर आ जाता, जिसको हम 9 बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये पहले वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण नहीं है। तो पहला वाला आंसर है। अगर हम एक्स भी की बात करें तो जब आप 10 से आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर 10 को हम x बोलते हैं, तो 11 को क्या बोलेंगे, x1 बोलेंगे। x2 12 हो जाता है, x3 आपका 13 हो जाता है। 14 को हम क्या लिखते हैं, xi भी, इस प्रकार से। और 15 को क्या लिखते हैं आप, x भी। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है आपका, ये क्या है, 15 है। इसी प्रकार से अगर हम डबल x की बात करें
तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डबल एक्स क्या होता है आपका 20 होता है, तो डबल एक्स भी का मतलब क्या हो गया, ये आपका 25 है। यहाँ पर आपको ट्रिपल एक्स लिखा है, ट्रिपल एक्स का मतलब क्या होता है 30 होता है, ट्रिपल एक्स भी का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको 35 का लिखा हुआ है। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें 50 की, तो आपको 50 का भी पता होना चाहिए। 50 को हम क्या लिखते हैं एल। 100 का अगर आपको नहीं पता है तो 100 का भी आप ध्यान रखें, इसको हम सी लिखते हैं, क्योंकि इन पर भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो अगर आपको रोमन संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग रोमन संख्याओं के बारे में देख लेंगे, क्योंकि उनसे भी प्रश्न आजकल देखने मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इनमें इकाई का अंक यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। तो इकाई का अंक आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई हैं। लास्ट वाले अंक को आप गुणा करें, 4 गुणित 8 32 में पीछे 2 आएगा, यहाँ पर 7 गुणित 3 21 में 1 आएगा, तो 1 गुणित 2 कितना हो जाएगा, पीछे आपका 2, और यही इसका इकाई अंक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, रीता ने अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए बस से 20 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी तय की है। तो यहाँ पर बस से कितना चला है इसने, बस से चला है 20 किलोमीटर और 300 मीटर, तो 20.300 लिख देंगे। अगला क्या है, कार से कितना चला 8 किलोमीटर और 8 मीटर, 8 किलोमीटर और आपका 8 मीटर का मतलब क्या है, इस प्रकार से लिखना आपको। अगला क्या है, पैदल चला 600 मीटर, तो 600 मीटर को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 0.0 आगे आप लगा सकते हैं। तो इनको अगर आप जोड़ें तो 8 यहाँ पर आएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर कितना हो जाएगा 28,908। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी वाला आपको आंसर करना है, 28,908 यहाँ पर इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, एक डिब्बे में 200 सिक्के हैं, उनमें से आधे 10 रुपए के हैं और अन्य 5 रुपए के हैं, तो बॉक्स में कितना पैसा है। अब देखिए 200 सिक्के हैं, इन 200 सिक्कों में से आपकी क्या कंडीशन है, 100 आपके कैसे हैं 10 रुपए के हैं, और आपके 100 कैसे हैं, आधे आपके कैसे हैं 5 रुपए के हैं। तो यहाँ पर जो आपके 10 रुपए के 100 सिक्के हैं, इनकी कीमत कितनी हो जाएगी यहाँ से 1000 रुपये, और 5 रुपए के जो 100 सिक्के हैं इनकी कीमत कितनी होगी 500। तो हमसे टोटल पूछा गया, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा 1500। डी वाला इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकगणित माध्य का सूत्र नहीं है। तो आपको माध्य का सूत्र पता होना चाहिए। मीन क्या होता है, मीन क्या होता है आपका एवरेज होता है, यानी कि सभी संख्याओं का योग बटे सभी की कुल संख्या। जैसे यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। जो आप एवरेज निकालते हैं, एवरेज को ही हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं या फिर मीन बोलते हैं। क्लियर है, तो लास्ट वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनका गुणनफल आपको कितना बोला गया। जैसे यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर x माइनस बाई मान लें, ये 5 है, इनका गुणनफल x बाई कितना बोला गया आपसे 336 है, और दो संख्याओं का योग बताना है। तो अगर आपने अलजेब्रा पढ़ी है तो वहाँ पर आपको पता होगा x माइनस बाई का स्क्वायर क्या होता है, ये बराबर होता है आपके x प्लस बाई के होल स्क्वायर माइनस 4x बाई के। तो इसको डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स बाई की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें, और यहाँ पर 5 कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बराबर होगा आपका x प्लस वाई के स्क्वायर के, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 गुणित 336। तो 4 का 336 में आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 25, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। 4 का अगर आप गुणा करें तो कितना होगा, 4 गुणित 6 24 हो जाएगा, 12 14 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 13। ये बराबर हो जाएगा x प्लस वाई के स्क्वायर के। तो यहाँ पर आगे आप देखेंगे, इनको आप जोड़ दें, 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, 2 और 4 6 होता है, यहाँ पर 3 1, तो यहाँ पर 1369 आपको मिल गया। लेकिन हमें एक्स वाई बताना, तो स्क्वायर हटा के हम क्या करेंगे, इस पर रूट लगा देंगे। अब ये कौन सी संख्या का वर्ग है, ऑप्शन से आप लास्ट डिजिट चेक करें। पहली वाली संख्या का आप वर्ग करेंगे, यहाँ पर लास्ट में 1 है तो इसका वर्ग भी लास्ट में 1 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 1 आएगा। तो आप लास्ट में देख पा रहे 9 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी वाला। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसका आप रूट निकालेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में समय बचाना है तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा, तभी आप लोग समय बचा पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु कितनी है, 13:17 है। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी है अंजू और संध्या की, ये आपको दी गई है 13:17 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, 11:15 था। 4 वर्ष पहले की बात है, यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, a-4 और संध्या कर -4। इनका अनुपात कितना था, यहाँ पर था अनुपात इनका 11:15। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्नों में, कि इनकी जो आयु का अंतर पहले था या वर्तमान में था, वही इनका बाद में रहेगा और वही इनका पहले भी रहा होगा। तो यहाँ पर अंतर आप देखें 4 है, यहाँ पर भी अंतर आपका 4 है।
तो यहाँ पर हमसे पूछा गया 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले आप इनकी आयु निकालें क्या होगी। अभी यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कितना चलना पड़ा। ये वर्तमान आयु है यानी कि इसको हम 0 लिख सकते, तो यहाँ पर आने में कितना चलना पड़ रहा है, यहाँ पर 4 चलना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मात्र 2 चलना पड़ा। तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, यहाँ पर 4 के। तो 1 बराबर हो जाएगा 2 के। 1 बराबर 2 के है तो वर्तमान आयु निकालें। 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 साल, और 17 की वैल्यू आपकी 34 साल। अब हमसे बोला गया 6 वर्ष बाद की, ये तो यहाँ पर वर्तमान आयु है। 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, एक की आयु होगी 26 + 6 और एक की हो जाएगी यहाँ पर 34 + 6। तो 26 और 6 कितना हो जाएगा आपका 32 अनुपाती हो जाएगा आपका 40। इन दोनों को आप 8 से काट दें तो ये कितने बार कट जाएगा, 4:5। यही इसका आंसर है। डी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4:5 आपको दिया गया है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, इनकी जो आयु का अंतर होता है, जैसे वर्तमान में इनकी आयु का अंतर कितना है, 4 है। तो ये 4 साल बाद भी 4 रहा होगा और 4 साल पहले भी इनकी आयु का अंतर हमेशा 4 ही रहा होगा। तो इसमें अंतर का आपका चेंज नहीं होता है। अंतर अगर चेंज हो जाएगा तो इसे हमें बराबर बनाना पड़ेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर दी गई है, तो उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी गई है, तो आसान सा प्रश्न पूछ लिया। घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इन तीनों का हम गुणा कर देंगे, 15 × 10 × 25। 15, 10 और 25 का आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3750। आप इसे गुणा करके देख सकते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन आपको ऐसे दिए गए हैं जिनको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बी वाले में देखेंगे लास्ट में 5 है, लेकिन यहाँ पर 10 का गुणा हो रहा है तो 5 नहीं आ सकता। 15 से कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि 15 × 20 यहाँ पर लगभग 3000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2500 भी आपका नहीं हो सकता। तो आसानी से आंसर आप टेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। अगर हम बात करें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये कितना होता है आपका 4a²। लेकिन अगर हम कुल की बात करें तो इसमें 2a² और आपका ऐड हो जाता है। जो आपका घन होता है, घन आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें जो आपकी चारों दीवारें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का तो कितना होता है 4a², क्योंकि सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन हमें कुल बताना है तो इसमें ऊपर वाले छत का a² और नीचे वाले फर्श का a² जोड़ना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना हो जाता है आपका 6a²। ये कितने के बराबर हमें दिया गया, 96 के। अब इसे हम 6 से काट देंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 16 बार। तो a² बराबर मिल गया 16 के। तो a कितने के बराबर मिल जाएगा, 4 के। घन का आयतन पूछा, आयतन क्या होता है, भुजा का घन यानी कि a³ a³ कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64। ऑप्शन आप सी वाला देख सकते हैं, यही इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल x है, यदि इसकी भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। अगर हम भुजा को a मान लें तो a गुणित a बराबर कितना होता है आपका a²। यही क्या है आपका क्षेत्रफल है। अगर हमसे बोला गया है कि भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि जो भुजा आपकी a है इसको हम 2a कर दें तो दोनों भुजाएं 2a हो जाएंगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा आपका 4a²। तो जो पहले आपका a² था अब कितना हो गया आपका 4a²। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से कितने गुना हो जाएगा आपका 4 गुना। ऑप्शन वाला सी आप देख सकते हैं, सी इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, एक वर्ग की भुजाएं 2 गुनी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर वर्ग की भुजाएं अगर हम a माने तो a × a क्या होता है आपका क्षेत्रफल होता है a²। इनको हमें 2 गुना करना है तो ये कितनी हो जाएगी, दोनों भुजाएं होंगी इनकी 2a की। तो अब कितना हो जाएगा 4a²। कितने की वृद्धि यहाँ पर हो जा रही है, 3a² की, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3a²। तो 3a² की वृद्धि हो रही है किस पर, a² पर। परसेंटेज में हम कैसे बदलेंगे, × 100। तो a² से a² कटेगा, 3 × 100 कितना हो जाएगा ये आपका 300%, यानी कि 300% की वृद्धि हो जाएगी। बी वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 300% मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 मार्च की सेकंड शिफ्ट में इतने प्रश्न आपकी मैथ से पूछे गए थे जो आपकी कैलकुलेशन वाले हैं। बाकी पेपर को डाउनलोड करके और सारे विषय आप देख सकते हैं। मैथ के सभी पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, तो लगातार आप लोग वीडियो देखते रहें। धीरे धीरे करके सारे वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।